बताओ। ठीक है, हाय बच्चों, मैं विनीत कुमार पांडे। आज हम पढ़ेंगे 3D हम स्टार्ट करेंगे और इसका पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप देखो, ठीक है। तो अब 3D में देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ आप 3D क्यों पढ़ते हैं, तो ये समझिएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा जेड एक्सिस होता है। ठीक है, इस पे अगर कहीं यहाँ पॉइंट होता है तो सपोज करो यहाँ एक्स एक्सिस से कुछ एंगल होगा, वाई एक्सिस से होगा और जेड एक्सिस से होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। और ये जो पॉइंट है कितने रेशियो पे है, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। मतलब कुछ रेशियो पे होगा तो डायरेक्शन हमारा रेशियो। अब आप देखो कि डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के तरीके सीखेंगे। तो पहला देखो आपको कि डायरेक्शन रेशियो हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो डायरेक्शन रेशियो में फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज पहला कंडीशन हम बता रहे हैं कि इफ 3 पॉइंट गिवन हो, क्या हो, 3 पॉइंट, अगर इसका तीनों पॉइंट गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, 3 पॉइंट इज गिवन। तो जब गिवन होगा तो आप जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट हम सपोज कर रहे हैं A1, A2, A3 हो, तो जो डायरेक्शन रेशियो होता है L, M और N से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो L होता है वो हमारा होता है A1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ऐसे ही अगर M निकालना हो तो क्या होता है A2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये हमारा M निकल गया। n अगर फाइंड करना हो तो क्या होता है A3 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये हमारा कब डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, तो कब ये फाइंड करते हैं कि अगर 3 पॉइंट गिवन हो। अगर ये जो मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे अगर 3 पॉइंट गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका है। तो क्या होगा, फिर से बता रहा हूं, L इक्वल टू A1 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। M इक्वल टू क्या होता है A2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ऐसे N इक्वल टू क्या होता है A3 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अगर इस पॉइंट का अगर गिवन हो तो हमारा डायरेक्शन रेशियो निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, हम पहले एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर एंगल गिवन हो तो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा हम कर रहे हैं कि सपोज करिए एंगल अगर गिवन हो तो हमारा क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू कॉस अल्फा। ये पूरा एंगल हमने अल्फा ले लिया, ये हमारा एंगल क्या है, बीटा है, और जेड से ये जो एंगल है हमारा क्या है, गामा है। L इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, M इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा, और N इक्वल टू क्या होता है, कॉस गामा। डायरेक्शन रेशियो हम तब फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें एंगल गिवन हो। एंगल जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमने लिया एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, वाई एक्सिस पे कितने एंगल पे है, जेड एक्सिस पे कितने एंगल पे है, तो वहां पे डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। L इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू क्या होगा, कॉस गामा। ये हमारा हुआ दो तरीके निकालने का। डायरेक्शन रेशियो कैसे कैसे निकालेंगे, अगर पॉइंट गिवन हो तो इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था वो। दूसरा जो मेथड हमारा ये है कि अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो तीनों की एंगल पता होना चाहिए, तब तो हमारा डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये दो मेथड हमने पढ़ा जो पहले एक्सरसाइज में यूज करेंगे। अब देखते हैं कि L, M और N में रिलेशन क्या है, तो हम देखते हैं। पहले देखो, जब आप करोगे, अभी मैंने L इक्वल टू लिखा था A1 अपॉन दूसरा जब पॉइंट गिवन था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। M इक्वल टू क्या था
a2 अपन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर n इक्वल टू क्या था a3 अपन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो अब देखोगे अगर तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो क्या रिलेशन बनेगा। आप देखो हम यहाँ लिख रहे हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये निकालना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना हो तो देखो a1 का स्क्वायर क्या होता है a1 स्क्वायर हो जाएगा, रूट का भी लिखेंगे क्योंकि रूट क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा ये हट जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन रूट में यही आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अब आप देखो इसमें क्या होगा, इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या बना, मैं आपको बता रहा हूं। दो चीजें ध्यान देना आप कि एल एम और एन में रिलेशन हमारा क्या बना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर इस पे 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आपके आएगा ही आएगा इस कॉन्सेप्ट पे। अभी मैंने लिखा था L इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फा होता है, M इक्वल टू क्या होता है कॉस बीटा होता है, N इक्वल टू कॉस गामा, ये मैंने बताया था जब एंगल गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला निकालेंगे। ये तीनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, पुट करो बेटा, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये आप नोट करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक पिछले साल क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई बोर्ड में, पूछा ये था क्वेश्चन ये था आपको बताना था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू बताइए कितना होगा, ये पूछा था। देखिए इसी से रिलेशन है, ऐसा नहीं कि दूसरा ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। पूछा ये था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा। इसका क्या था डायरेक्ट 1 था, तो ऑलमोस्ट बच्चों ने 1 किया था, ठीक, जो कि ये गलत है। कैसे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे ही गामा की जगह पर लिखिए क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से 1 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अब सबको इधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस में, तो 2 इक्वल टू था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितना था 2 था। ये आपका पिछले साल का बोर्ड का क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर यहीं पे लिखें ये इसका आंसर 2 था, जो कि बच्चे 1 लगा रखे थे, वो गलत है। तो अब मैं देखो आपको लिख रहा हूं, दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे। मैंने पहला लिखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या था 1 था। इसी से हमने साइन निकाला, अभी क्या निकाला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 2 हो जाती है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपको समझना है। पहले एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब देखो पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं आपको। अब 11.1 का पहला क्वेश्चन देखो, ये जो भी आज फॉर्मूला हमने बताया इसी पे क्वेश्चन पूरा पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द एंगल मैथ, एक पे 90 डिग्री बना रहा है, फिर कितना बना रहा है 135 डिग्री बना रहा है, फिर हमारा पूछ रहा है 45 डिग्री।
इसका मतलब देखो फिगर यहां बनाता बेटा, मैंने अभी 3D का फिगर बनाया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहां कहीं पॉइंट होगा सपोज करो, तो सबका रेशियो अलग अलग दे रखा है। पहले क्या दे रखा है कि एक्स एक्सिस से 90 बन रहा है, चाहे यहां ले लो चाहे यहां, तो ये 90 बन रहा है। ये 3D फिगर है तो आप नहीं समझोगे थोड़ा सा। 90 बन रहा है, फिर वाई एक्सिस से कितना बन रहा है, 135 बनेगा। इस पॉइंट की बात करें तो 135, ऐसे ही हमारा कितना 45 डिग्री बना है। तो अभी डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ध्यान दोगे। ये फिगर नहीं पूछेगा आपको, एक एक नंबर में पूछेगा। इस एक्सरसाइज से एक नंबर क्वेश्चन सीबीएसई में आएगा। अभी मैंने बताया था L इक्वल टू, अगर एंगल गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो क्या निकालेंगे, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू क्या होता है कॉस बीटा, N इक्वल टू क्या होता है कॉस गामा हो जाएगा। तो आप देखोगे इसमें अल्फा की जगह पर रखो 90, तो cos 90 कितना होता है 0। अब यहां देखो cos 135, तो 135 आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है cos, तो cos उसमें क्या होता है निगेटिव होता है। तो जब निगेटिव होगा तो 90 प्लस 45 कितना होता है 135। इसका मतलब cos 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहां निगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये cos 135 किसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर है। अब cos गामा की वैल्यू कितना है 45 है, तो यहां 45 रखो, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, इसमें किसी कोई डाउट है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बता रही है, पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स एंगल इक्वल बता रहा है। तो जो एंगल इक्वल है तो उसमें करें कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा सेम होगा। तो अभी मैंने रेशियो बताया था तीनों में रिलेशन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 है। अब कह रहा है कि L और M और N क्या है इक्वल है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है L M और N क्या है आपस में इक्वल है, तो बताना है L और M और N की वैल्यू कितना होगा। अभी इक्वल रखिए, इक्वल रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा सब जगह रियल रख रहे हैं। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो L स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो आप देखोगे यहाँ पे L इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, तो M भी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3, N इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो आप देखिए तीनों का डायरेक्शन रेशियो क्या है सेम है, तो ये आपको डायरेक्शन रेशियो का क्लियर है। इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन उसमें क्या कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ये कर रहा है कि उसमें पॉइंट गिवन है। मैंने बताया था कि अगर ये एक्सिस है तीनों, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। इस पे आप देखो बेटा, इस पे पॉइंट दे रखा है, कहीं यहाँ पॉइंट दे रखा होगा। मैंने रफली इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं, -18, 12 और -14। मैंने ये बताया था कि अगर 3 पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला भी लिखवाया था A1 अपान रूट में क्या हो जाएगा बेटा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, अगर 3 पॉइंट गिवन हो तो। ठीक है, ऐसे ही M इक्वल टू क्या लिखवाया था A2 अपान A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ऐसी n इक्वल टू ले लो तो A3 अपान A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब देखिए A1 पॉइंट यहाँ पे कितना है -18 है, यहाँ रखिए
-18 अपन, अब इसका रखिए -18 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो -18 हो गया, 18 का होल स्क्वायर कितना होता है 324, 324 और 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 और 14 का कितना होता है 196 होता है। इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। मतलब अगर पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका अलग अलग होगा, वो आप इजीली देख सकते हो। a1 अपॉन रूट में a आ जाएगा, सब जगह ये डिनोमिनेटर सेम आएगा। a2 का कितना हो जाएगा 12 अपॉन सेम यही आ जाएगा नीचे 324 प्लस 144 प्लस 196 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा m वैल्यू आ गई। तीसरा हमारा m कितना हो जाएगा, यहाँ देखो पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है -14 है, तो -14 अपॉन रूट में 324 प्लस 144 प्लस 196। ये हमारा अगर पॉइंट गिवन हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं इसके बारे में पता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। जो देखिए जो 3D है दो पार्ट में डिवाइड है। ये तो सिंपल था, एक नंबर का क्वेश्चन ही यही से आएगा। अब दो चीजें आप ध्यान दोगे यहाँ पे, मैं 3D के बारे में पूरा बता देता हूं। आप जो 3D पढ़ोगे तो दो पार्ट में बेटा, पहले पार्ट में हमारा लाइन है, दूसरे पार्ट में प्लेन है। ठीक है, तो पहले पार्ट में लाइन है, दूसरे पार्ट में क्या है प्लेन है। तो पहले हम पढ़ेंगे लाइन, फिर पढ़ेंगे प्लेन। अब आप दो चीजें ध्यान देना, पहले कैसे आता था ये भी मैं बता देता हूं। पहले क्वेश्चन एक लाइन से उठा देता था, एक प्लेन से उठाता था। प्लेन से 6 नंबर का उठाता था, लाइन से 4 मार्क्स का उठाता था। अब आपका पैटर्न चेंज हो गया, तो अब क्या करता है क्वेश्चन दोनों को कंबाइन करके पूछता है। लाइन और प्लेन का कंबाइन करके कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसका लगभग एनसीईआरटी से बाहर आता है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम ये पढ़ेंगे कि लाइन पे क्या क्या इक्वेशन होते हैं, कैसे कैसे फाइंड करना होता है। पहली चीज ये 3D पढ़ने का आसान तरीका। दूसरी तरीका ये है कि 3D आप जब भी पढ़ो तो उसको दो चीजें ध्यान रखो कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट लिखा गया हो वो स्टेटमेंट क्वेश्चन में एज इट इज मिलेगा। अगर वो नहीं मिलता है तो आप उस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे। 3D करने का सबसे आसान तरीका होता है, जो भी फॉर्मूला हो उस फॉर्मूले का स्टेटमेंट उस क्वेश्चन में मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब वहां पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब आपको हम पहला फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। पहले हम शुरू कर रहे हैं लाइन, तो आप देखो लाइन बता रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, थ्रू ए गिवन पॉइंट and parallel to given vector, गिवन वेक्टर बी वेक्टर। अब देखो यहां पे आप दो चीजें ध्यान दोगे। हमने लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट। आप ये चीज ध्यान देना कि जो ये स्टेटमेंट होगा वो एज इट इज क्वेश्चन में मिलेगा आपको। मैं यहां फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, मैंने ये लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट गिवन होगा। आप सबसे पहले एक पॉइंट क्या होगा गिवन होगा। क्लियर है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। तो आप ध्यान देना कि जब ये पॉइंट गिवन है उसके बाद का जो स्टेटमेंट है पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी, तो जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस
प्लस लेमडा बी वेक्टर, क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होगा। ये वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर जो होगा इसमें गिवन पॉइंट है, इसमें लिखा है जो ए वेक्टर वो क्या होगा, गिवन पॉइंट होगा। पहली चीज ये ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गए तो पूरा वेक्टर समझ जाओगे, लाइन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड हमारा है वी वेक्टर है, तो ये हमारा क्या है, पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर है, पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म, बेसिक लाइन का अगर वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला पूछेंगे तो हमारा ये रहेगा। और ये स्टेटमेंट जो है एज इट इज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप देखोगे अगर ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो वहां ये फॉर्मूला आप नहीं लगाओगे, ठीक है। ये आपका वेक्टर फॉर्म हुआ, आपने नोट कर लिया। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, देखो आपको मैं बता रहा हूं। कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर का क्वेश्चन याद नहीं करना है आपको, इसमें बहुत सारे फार्मूला है, आपको कार्टेशियन फॉर्म कभी भी याद नहीं करना। क्यों नहीं याद करना है, ये चीजें मैं बता रहा हूं यहाँ पे, आप ध्यान दोगे। मैंने अभी लिखा था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, हमने लिखा था। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना बेटा कि हमेशा जो आर वेक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये ऑलवेज होगा। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, अगर वो पूछता है कि कार्टेशियन फॉर्म में बताइए, तो जो आर वेक्टर होगा वो ऑलवेज ये होगा। पहली चीज यहाँ पे ध्यान देना कि आर वेक्टर हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। अब ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर होगा, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम ए वेक्टर सपोज कर ले रहे हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k, हमने ए वेक्टर सपोज कर लिया। अब वी वेक्टर हमने सपोज कर लिया स्मॉल ai प्लस bj प्लस ck, हमने ये अभी कार्टेशियन फॉर्म का हम फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, जिसको आप याद नहीं करना है, बता रहा हूं कैसे वो आएगा। तो आर वेक्टर हमने सपोज किया xi प्लस yj प्लस zk, ए वेक्टर हमने सपोज किया x1i प्लस y1j प्लस z1k, और सी बी वेक्टर हमने सपोज किया ai प्लस bj प्लस ck। अब इन तीनों की वैल्यू इसमें आप पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो क्या आएगा, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, अब देखो a प्लस लेमडा भी है, तो हम a और b को दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई करना है। तो a हमारा देखो x1 है प्लस लेमडा a i हो गया, क्लियर हुआ। दूसरा y1 प्लस लेमडा a क्यों लिखा, क्योंकि यहां लेमडा से मल्टीप्लाई है। दूसरा क्या होगा, y1 प्लस लेमडा b होगा। तीसरा क्या होगा, z1 प्लस लेमडा c, ये हमारा k वेक्टर होगा, यहाँ पे j वेक्टर होगा, क्लियर है यहां तक। अब ये दोनों साइड कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ दी साइड। तो जब भी कंपेयरिंग करोगे तो x इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा, x1 प्लस लेमडा a आएगा, यहां से लेमडा की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन a हो जाएगा, क्लियर है, x माइनस x1 अपॉन a। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन b, यही क्या हो जाएगा, z माइनस z1 अपॉन c हो जाएगा। यही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला बना, जो फॉर्मूला हम ऐसे ही करेंगे। अब किसी भी फॉर्मूले को हम प्रूफ नहीं करेंगे और ना ही कार्टेशियन फॉर्म में याद करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म का फिर बता रहा हूं, याद करने का तरीका, मतलब याद तो करना ही नहीं है। सबसे पहले आर वेक्टर ये पुट करोगे, ए वेक्टर गिवन होगा, वो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जैसे भी दिया कांस्टेंट वैल्यू ये भी रहेगी वेक्टर फॉर्म में, वी वेक्टर भी कांस्टेंट वैल्यू फॉर्मेट में रहेगी, और आर वेक्टर ऑलवेज। तो इससे प्रूफ आप कर सकते हो किसी भी कार्टेशियन फॉर्म का वेक्टर का इक्वेशन अगर गिवन हो, तो किसी भी कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला आप इजीली प्रूव कर सकते हो, ठीक है।
समझ में आ गया? अब आते हैं अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम बात करते हैं। तो अब देखो इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन है वो, क्योंकि फॉर्मूला वाइज पढ़ोगे आप लोग तो आसान हो जाएगा। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है इस फॉर्मूले में। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। करें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, वहां लिखा है पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट। पॉइंट हमारा क्या क्या है, 1 2 और 3 है, and is parallel to vector, and is parallel to vector। वेक्टर क्या है, आप देखोगे पैरेलल वेक्टर क्या है हमारा, पैरेलल वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 2k। इसका मतलब क्या हुआ, आप दो चीजें ध्यान दोगे। अभी देखिए सेम स्टेटमेंट लिखा जो मैंने फॉर्मूला लिखवा था, उसका भी मैंने क्या लिखा था, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a given point and parallel to a given vector, ये मैंने बताया था। इसी कॉन्सेप्ट पे एक फॉर्मूला है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा, ए वेक्टर कहलाएगा। जो passes through पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑलवेज ए वेक्टर कहलाएगा। तो ए वेक्टर क्या हो गया, आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। बी वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये हमारा क्या कहलाएगा, v वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है सबको? तो a वेक्टर हमारा ये हो गया, b वेक्टर ये हो गया। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो पुट करोगे तो क्या था फॉर्मूला, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर। तो a वेक्टर आपको गिवन है, यहां पे मैंने लिख दिया i प्लस 2j प्लस 3k, हमारा क्या कहलाएगा, ए वेक्टर है गिवन, क्योंकि पासेस थ्रू पॉइंट हमेशा ए वेक्टर होता है। दूसरा हमारा होता है लैम्डा, वी वेक्टर क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये हमारा क्या कहलाएगा, वी वेक्टर कहलाएगा। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये जो हमारा सोल्यूशन है यही हमारा आंसर होगा। ये करा कि वेक्टर फॉर्म में आपको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, हर फार्मूले पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये पहले फार्मूले पे पहला क्वेश्चन है जिसको आपको समझ में आया, क्लियर है। अब चलिए दूसरा फार्मूला हम वेक्टर लाइन का पढ़ते हैं, दूसरा फार्मूला। तो दूसरा फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, तो उसका मैं बता रहा हूं, आप देखो ध्यान से। दूसरा फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line passing through two given point, passing through two given point, क्या है, two given point। अब आप ध्यान दोगे यहां पे कि जब भी ये क्वेश्चन अगर पूछता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन अगर पूछता है, तो आप दो चीजें ध्यान दोगे। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, क्या है यहाँ पे, टू गिवन पॉइंट को हमेशा अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टू गिवन पॉइंट है, इसका मतलब आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यही मेन चीज है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। जब आप स्टेटमेंट देखोगे वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन, तो ये पूरा एज इट इज स्टेटमेंट उसमें मिलेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ये वेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो जैसे ये फॉर्मूला आ गया, तो अब देखते हैं इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन कौन कौन सा है। आप ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो सेम स्टेटमेंट लिखा गया, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है
सेम स्टेटमेंट लिखा है उस क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या होता है, सेम स्टेटमेंट लिखा है, कर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट दे रखा है, 3 -2 -5, ये पहला पॉइंट दे रखा है। दूसरा पॉइंट दे रखा है 3, फिर -2 और 6 दे रखा है। इसमें 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन है बेटा। तो 2 पॉइंट जब गिवन है तो मैंने बताया था आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसमें पूछा है कार्टेशियन फॉर्म में करना है, इसका आंसर बताना। तो मैंने बताया था कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखूंगा, प्रूव करेंगे, डायरेक्ट उसका आंसर आएगा, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ए वेक्टर हमारा कौन सा है, ये है आर वेक्टर इक्वल टू 3i -2j -5k प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब इसमें से ये बी वेक्टर होता है और ये हमारा क्या होता है, ए वेक्टर होता है। तो इसमें से ये माइनस करिए, 3 - 3 कितना हो गया, 0, -2 कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 5 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 11, ये हमारा हो जाएगा k। ये समझ में आ गया। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो कितना था, ये आर वेक्टर मैंने बताया था xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, अब इसको लिखिए 3i -2j, क्योंकि 0 है यहां पे, लिखने की जरूरत है नहीं, k वाले के साथ बस लिखेंगे 5 प्लस लैम्डा 11 इंटू k वेक्टर ब्रैकेट के बाहर, ये आ गया, क्लियर है। अब दोनों साइड इक्वल कर लो, x इक्वल टू कितना आएगा 3, y इक्वल टू कितना आएगा -2, z इक्वल टू -5 प्लस 11 लैम्डा होगा। अब लैम्डा की वैल्यू आप निकाल के रखिए। अब देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे x - 3/0 लिखेंगे। ये कोई बहुत बच्चे कहेंगे कि इनफाइनाइट होगा सर, नहीं, लेकिन लाइन के फॉर्मेट में ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। यहां करोगे तो क्या आएगा, y + 2/0, यहां z + 5/11 इज द राइट आंसर। देखिए इसमें फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन के फॉर्मूला बताता हूं आपको, देखो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला था जिसपे हमने क्वेश्चन किया। अब देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन मतलब दो लाइन के बीच का एंगल बताना है आपको कितना होगा। तो आप ध्यान दोगे, एक लाइन हमारा ये L1 है, दूसरा लाइन हमने लिया L2 है। तो लाइन का मतलब क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में, मतलब ये है R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 है, L2 ले रखा है तो B2 ले लीजिए, L1 का ले लीजिए R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। तो इसके बीच का एंगल अगर सपोज करिए थीटा है तो उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 इंटू मॉड B2, ये हमारा cos थीटा का फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे ये हो गया पहला एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला हो गया। अब सपोज करो दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, मतलब π/2, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पुट करिए cos 90 इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड B1
मॉड v2 वेक्टर। तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब है दो लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी तो b1 डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 0। क्लियर है? या इसी को अगर b1 वेक्टर हम ऐसे ले लें, b1 वेक्टर हम ये ले रहे हैं a1i प्लस a2j प्लस b1j प्लस c1k, ये ले लें। अगर b2 वेक्टर हम ये ले लेते हैं a2i प्लस b2j प्लस c2k ले लें, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप देखो i डॉट i क्या होता है? 1 होता है, जिसका मतलब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसके बीच का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, b एक तरह से डायरेक्शन रेशियो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो 0 होना चाहिए। पहली चीज ये समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो तो क्या होगा? आप एक चीज जानना कि अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो फिर क्या होगा? अगर b1 हमने ये लिया, b2 ये लिया, तो पैरेलल केस में a1 अपन a2 b1 अपन b2 इज इक्वल टू c1 अपन c2 होगा। पैरेलल केस में क्या होगा? b1 अपन a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 हमारा क्या होगा? रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो आप एक चीज ध्यान देना, ये हमारा पैरेलल जब दो लाइन होती है तो उसके थीटा का एंगल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है तो इसके बीच का एंगल कुछ भी नहीं बनेगा, तो ये कितना होगा? 0 होगा। अब इस पे देखिए आपका क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। जैसे इसमें 11.2 का पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आप ध्यान देना। पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पहला 11.2 का पहला क्वेश्चन ये है कि 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 फिर 4/13 12/13 3/13 फिर एक और है हमारा 3/13 माइनस 4/13 12/13। ये है हमारा। ये कह रहा है कि हमारे डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है 3, एक ये दे रखा है, ये दे रखा है और 3 दे रखा है। कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो इसका a वेक्टर ले रहे हैं, इसको b वेक्टर ले रहे हैं, इसको c वेक्टर ले रहे हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि a डॉट b इक्वल टू 0 होगा, इसमें b डॉट c की वैल्यू 0 होगा, या c डॉट a की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? a डॉट b इक्वल टू 0 होगा, b डॉट c इक्वल टू 0 होगा, c डॉट a इक्वल टू 0 होगा, जब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तीनों। तो आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर अब देखो, ईच मल्टीप्लाई करें, ईच सामने मतलब एक दूसरे के सामने से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 12 4 से कितना होता है? 48 अपॉन 13 13 169। क्लियर है? फिर -3 माइनस प्लस 12 कितना होता है? -36 169 सब में आ जाएगा, और -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। तो आप देखिए ये कितना आ गया? 48 माइनस 48 अपॉन 169, ये कितना है? 0। ऐसे ही आप b डॉट c भी करोगे तो क्या आएगा? 0, और c डॉट a भी करोगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। अब देखिए इसी पे सेकंड क्वेश्चन भी है, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे सेकंड क्वेश्चन भी है जो कि आप देखोगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है 1 -1 2 है, 3 है 4 है -2 है। अगर इसको a ले रहे हैं, इसको b ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा दो पॉइंट और है हमारा, क्या है? 0 3 2
फिर क्या है हमारा 3, 5 और 6 है। तो आप कहोगे सर यहाँ 2 पॉइंट इक्वेशन आप लाइन वाला लगा लीजिए, उससे भी करोगे तब भी ये परपेंडिकुलर शो करना है कि ये शो करना है कि ए बी जो लाइन होगी जो पास कर रही है, जो सीडी पास कर रही है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए शो करने के लिए तो मैंने बताया था कि अभी बताया था कि आपको ए बी डॉट सी डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी कैसे निकलेगा आप ध्यान दो। ए बी वेक्टर जब भी निकालते हैं तो क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है, ए वेक्टर होता है। तो अब यहां से 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 5, और -2 फिर -2 है, कितना आ जाएगा -4। ए बी हो गया। फिर सी डी अगर निकालना है तो निकालो, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो डी वेक्टर कितना है 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो करिए आप, देखिए 2 3 से कितना हो जाएगा 6, 5 2 जा 10 और -16। तो देखिए ये 0 आ रहा है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ये शो करना। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। अब आपको समझाता हूं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब आप ध्यान दो थर्ड क्वेश्चन पे। पानी तो अब ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, उसमें कह रहा है कि 2 लाइन है, एक पहला पॉइंट है हमारा 4 7 8 है, फिर हमारा 2 3 4 है, फिर हमारा दूसरा है -1 -2 और 1 है, फिर हमारा 1 2 और 5 है। अब ये दोनों पॉइंट क्या कर रहा है, ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के केस में मैंने क्या होता है कि रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे लगाइए। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसी सी डी वेक्टर निकालिए, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए रेशियो सबका सेम है, -2/2 -4/4 -4/4। देखिए सबका रेशियो क्या है, 1 1 है। तो ये हमारा पैरेलल कंडीशन में क्या होती है कि रेशियो आपस में सेम होते हैं, जो आपको ये करना है। क्लियर है। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एंगल के मैं बता रहा हूं वो करना एक। अब इसके बाद मैं 10th क्वेश्चन करा रहा हूं जो इस फार्मूले पे। ठीक है, अब आप देखिए 10th क्वेश्चन आपको जो इसी फार्मूले पे एंगल निकालना है। दो लाइन दे रखा है, पहला दे रखा है आर वेक्टर इक्वल टू, ये 10th क्वेश्चन है आपका। हर फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको वेक्टर का फॉर्मूला इजीली याद हो जाए। 2i 5j प्लस के, पहला वेक्टर दे रखा प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये पहले लाइन की इक्वेशन दे रखा है। दूसरा हमारा दे रखा है, आप सेकंड देखोगे, दूसरा दे रखा है यहां पे 7i माइनस 6k प्लस म्यू, ये हमारा कितना है i प्लस 2j प्लस 2k।
तो इसके बीच का एंगल निकालना है। तो हमारा जानते हो कि B1 कौन सा होगा, ये होगा जो लैम्डा के साथ होता है वो हमारा क्या होता है B1। ऐसी म्यू के साथ जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। तो आप देखोगे cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन क्या था मॉड B1 अपॉन मॉड B2, ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था। अब इसमें पुट करते हैं। अब देखो यहाँ पे B1 डॉट B2 का सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। I डॉट I क्या होता है 1 होता है। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना आ गया 19 आ गया। B1 डॉट B2 की वैल्यू कितना आ गया 19 आ गया। अब मॉड B1 निकालना है तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है I का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस J का कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर। याद रखो 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो आप लोग। 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, यहां आ जाएगा 4 प्लस 36, ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो 49 का रूट कितना होता है 7। ये हमारा B1 निकल गया। ऐसे ही हमारा B2 क्या करेंगे, ऐसी B2 यहां निकालो 1 का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, ये हमारा 9 हो गया। तो ये कितना आ गया 3। तो अब देखिए B1 डॉट B2 की वैल्यू कितना है 19 और मॉड B1 की वैल्यू कितना आ गया 7, मॉड B2 की वैल्यू कितना आ गया 3। इस फॉर्मूला में पुट करिए। तो उसका B1 डॉट B2 की वैल्यू कितना आता है 19, मॉड B1 की वैल्यू कितना आता है 7, इसकी वैल्यू 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 इज द राइट आंसर। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, सीबीएसई क्वेश्चन कराएंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आउट ऑफ थोड़ा सा बुक भी आता है। तो अभी बेसिक चीज मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ये चीज पूरी डिटेल बताऊंगा। ओके, वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। धन्यवाद बच्चों।